हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अभी तक हमने आपको लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स करवा दिए। इससे पहले मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से सारे आपको चैप्टर्स यूनिट वाइज कंप्लीट करवाए हैं, है ना। तो उससे बाहर पेपर नहीं जाना है। अभी भी आपके पास 30 दिन लगभग हैं, 30 नहीं तो कम से कम 20 दिन तो है ही। अगर आप 2x से भी डेली एक क्लास देख लोगे, 2 क्लास देख लोगे, दिन में आपको 1 घंटे का समय भी मिल जाता है, तो आधे घंटे से ऊपर की कोई क्लास नहीं है, आप आराम से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका उससे बाहर एग्जाम नहीं आना है। सेकेंडरी, अब जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं ये आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सेम कब हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस तक इवन फंसे, है ना। अच्छा, तो पढ़ते समय आपको क्या गौर करना है ये भी समझ लीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में तो जो हेडिंग्स होती हैं, है ना, उनको या तो आप एक कॉपी पे लिखते चलो कि मैम ने आज पढ़ाया था तो चैप्टर नंबर 4 डाल दो और क्वेश्चन ये वाला जैसे लिख दो और उसके अंदर जो हेडिंग्स हो वो लिखते चलो, है ना, ताकि एंड टाइम पे आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल जाए। या फिर अगर आपके पास इजी नोट्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसमें हाइलाइटर यूज करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, आराम से पढ़ते रहो, है ना। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 से बनने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है। हालांकि कल हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दिए थे तो उसी से संबंधित है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक जरूर करिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट के नाम से है, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, आप हमसे वहां से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी इस कोर्स का अगर आपने एप्लीकेशन पे नहीं देखा है तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर इसका कोर्स दिया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो मॉडल पेपर है ना, वो ये मान के चलिए आप 200%, जितने प्रतिशत का उतने परसेंट हम यहाँ पे लिख दें उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतने इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप खुद से लिख करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जो मॉडल पेपर हमने आपको 5 कोर्स के साथ में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। कक्ष प्रबंधन कौशल के प्रमुख घटक या चर कौन कौन से हैं? अगर यही आंसर आपका लॉन्ग में आ जाए, थोड़ा सा बढ़ा के पूछ दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, कक्ष प्रबंधन के जो घटक होते हैं वो लिखने होंगे और उनकी हेडिंग्स बना करके उसको डिस्क्राइब करना होगा, फिर सेकंड हेडिंग बना करके फिर उसको डिस्क्राइब करना होगा, है ना। तो जैसे सबसे पहले कक्ष प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम में एज अ टीचर आपके अंदर ऐसी क्या स्किल होनी चाहिए या क्लास में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि जो भी क्लासरूम है वो आपका इफेक्टिव दिखे। तो सबसे पहले होता है अधिगम को रोचक बनाना, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को या जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इंटरेस्टिंग बना दो। ऐसा ना हो कि पता चले आप कहानी की तरह बच्चों को सुनाते चले जाने, बच्चे बोर हो रहे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए। आप उनको ऐसे स्ट्रैटेजी से पढ़ाओ, है ना, ऐसी उनका खुद का भी जो है दिमाग यूज हो, वो बच्चा भी एक्टिव रहे। मतलब क्लासरूम कैसी होनी चाहिए जिसमें ना सिर्फ एक शिक्षक एक्टिव हो अपितु वहां पे बैठे जितने भी विद्यार्थी हो वो भी एक्टिव हैं। तो ऐसे ही क्लासरूम जो होती है, ऐसा जो कक्ष होता है वो रोचक कहलाता है ना। और ऐसे में बच्चा अच्छे से चीजों को सीख भी पाता है। छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, यानी कि बच्चों का जो भी गोल है उसके लिए आप उनको मोटिवेट करो कि कल को अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो अभी से आप साइंस पे दिमाग लगाइए। जो बच्चा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेगा वही आगे चल के बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बन सकता है ना। ऐसे करके आप उनको कुछ भी बहुत अच्छे से उनके गोल्स के प्रति, उनके जो भी उन्होंने सोच रखा है कि नहीं हम आगे चल के ये बनेंगे वो बनेंगे, उसके प्रति आप उनको मोटिवेट करिए, तब वो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे। छात्रों को समुचित विकास के लिए प्रयास करना, विद्यार्थी अध्यापक अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करना, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, वांछित व्यवहार का पुनर्वलन करना, कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना और कक्षा प्रबंधन में अनुशासन को महत्व देना, साथ में सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना और निर्देशों में स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गए आपके क्या भैया, कि अगर आपको कक्षा प्रबंधन देखना है तो ये वो कौशल हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एज अ टीचर मैम हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमने कहा बेटा आगे चल के भाई आप टीचर ही तो बन रहे हैं ना, आप बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर अ टीचर फॉर मी। बट अब जब आप रियल में अपने पढ़ाने लगेंगे तो क्या करना होगा तब तब आपको ऐसे ही तो अपने क्लासरूम को मैनेज करेंगे ना आप, इसी वजह से आपको ये विषय पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए, ये कि क्या होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के एम्स। अगर मान लो हम ऐसा ना करें तो वहां पर क्या क्या हो जाएगा। भाई अगर रोचक क्लास नहीं होगी तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। हो सकता है बहुत सारा वो नेक्स्ट डे स्कूल ही नहीं आए कि मुझे वहां अच्छा ही नहीं लगता है, मैम पढ़ाती नहीं है, सर पढ़ाते नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य, है ना।
तो देखो, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान एक शिक्षक के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य आपके इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? कि कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, जिससे छात्र कक्षा में क्या करे, प्रवेश करते ही अधिगम के लिए प्रेरित हो जाए। हमने आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कल की क्लास में, कि जब भी आप नर्सरी लोअर की क्लासेस में जाते हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी दीवारों पे क्या सब ABCD 1 2 3 4 पोएम्स एंड ऑल सब लिखा हुआ होता है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वैसे ही क्लासेस रूम ऐसे हों कि बच्चा जैसे ही एंटर करे तो उसको अपने आप एक लर्निंग का मोटिवेशन टाइप मिल जाए, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाना, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। इसका भी हमने आपको कल बताया था कि अच्छी से टीचर्स को भी जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, उनको अपनाना चाहिए, ताकि जो उनकी क्लास है वो इफेक्टिव हो और बच्चा प्रभावशाली तरीके से सीख पाए, है ना। कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी लाभान्वित हो। कल हमने आपको ये भी बताया था कि भौतिक और मानवीय संसाधन होते क्या है। भौतिक संसाधन जैसे लाइक क्लासरूम कैसा है, उसका फर्नीचर कैसा है ना, बोर्ड कैसा है, वातावरण, ये सब आपका भौतिक में आ जाएगा। मानवीय में आपका टीचर और आपका क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, कि ये दोनों भी आपस में क्या हो, समायोजित महसूस करें। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के मध्य संबंधित स्थापित करना है, जिससे कि प्रबंधन प्रक्रिया चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि चारों ओर का मतलब हर एक बच्चा, ये नहीं कि आप किसी एक सिंगल बच्चे को लेकर के चल रहे हो। नेक्स्ट वन क्या है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना है तथा उसको उच्च स्तरीय गति प्रदान करना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना है, जिसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बनाई जा सके। ऐसा ना हो कि पता चले बच्चे लैब में गए तो वहां एपरेटस ही नहीं है ना। टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आया, वहाँ 30 बच्चों के बैठने के लिए सीट्स है, वहां पर आप 70 बच्चों की क्लास लगा दोगे तो कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, है ना। तो ये सब चीजें बच्चों को दिक्कत ना करें, इस तरीके से हम कक्षा कक्ष को क्या करते हैं भैया, मैनेज करते हैं। इस तरीके से ये होते हैं हमारे कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए। अब ये 5 कारक जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखे हो वही 5 कारक हो, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी हेडिंग्स बना सकते हैं, है ना। हालांकि इन हेडिंग्स को आप अपने दिमाग में रखो। इन केस आपको वहां पर हेडिंग्स नहीं आती है तो आप हेडिंग्स खुद से बनाना सीख लो कि मैम हम हेडिंग्स कैसे बनाएंगे। हमने कहा कुछ कीवर्ड्स होते हैं चीजों को, क्या कहा, कीवर्ड्स, जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन से सपोजेड क्वेश्चन आ गया, है ना, तो अब आप एक हेडिंग ये भी बना सकते हो, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की भूमिका, है ना। पहला हेडिंग हम आपको बताते हैं। दूसरी हेडिंग आप एक और भी बना सकते हो कि कक्षा कक्ष में भौतिक आवश्यकताएं, है ना, कक्षा कक्ष में मानवीय आवश्यकताएं। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी हेडिंग्स बन जाएंगी, है ना। आप अपने ऐसा नहीं कि हेडिंग्स रटनी है सिर्फ, इन केस मान लो पेपर आप लिख रहे हो, है ना, आपको हेडिंग नहीं याद आई, तब आप क्या करेंगे, तब आप हेडिंग खुद से बना करके भी लिखिएगा ही, लेकिन हेडिंग्स के साथ ही क्वेश्चन का आंसर करिएगा, उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कक्षा कक्ष प्रबंधन को जो इफेक्ट डालती हैं चीजें, वो कोई 5 कारक लिखने, है ना। अब देखो आप खुद सोचो, चलो हम इस आंसर को यहाँ से हटा देना है। अच्छा आप खुद बताओ कि आप क्लासरूम में जब एंटर करते हैं तो क्लासरूम को मैनेज करने में क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव होती, तो आप कहेंगे मैम कभी कभी प्रिंसिपल आ जाते थे हम लोगों के समय में, तो हमने कहा कि यानी कि प्रिंसिपल का रोल होता है। हमने कहा कि ठीक है पीरियड लगता था, टीचर आ जाते थे तो टीचर का रोल हो गया, है ना। मैम चौक खत्म हो जाती थी, मार्कर खत्म हो जाता था, इंक लेने जाना पड़ता, हमने कहा ठीक है फिजिकल चीज़ें यानी भौतिक वस्तुओं का रोल हो गया, है ना। और क्या होता था, आपने कहा कि मैम जो बच्चा वर्क नहीं करके आता था, है ना, उसको मैम पनिश भी करती थी, तो है ना। तो आप यहाँ पर क्या एक हेडिंग में ये भी बना सकते हैं कि दंड और पुरस्कार, है ना, दंड और पुरस्कार, कक्षा कक्ष प्रबंधन में दंड और पुरस्कार की भूमिका। ठीक, कक्षा, अब देखो ये 4 हेडिंग्स तो आपने ऐसे ही सोच ली, है ना, तो आप कह दो कि नहीं हम रट के ही जाएंगे। हमने कहा अगर आप रट नहीं सकते तो मत, रटने पे जोर नहीं देना है, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब देखो इन्होंने क्या हेडिंग्स बनाई है। कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रक्रिया विविध कारकों से प्रभावित होती है। ये गतिशील और जटिल होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है और गतिशील भी होती है। शिक्षण और कक्षा कक्ष प्रबंधन अनेक तरीकों से सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ना। और ये क्या होती है, डे बाय डे इंप्रूव होती रहती है। आपने देखा होगा, आप पहले के जमाने में क्या होता था भैया, ब्लैक बोर्ड चलता था,
फिर आपने देखा कि ग्रीन बोर्ड चलने लगा था, है ना, ये स्क्रीन ये ग्रीन हुआ करती थी, ठीक है। फिर अब आपने देखा कि टाइम के साथ साथ प्रोजेक्टर आ गया। अब आप क्या देखते हैं कि प्रोजेक्टर के बाद में क्या आ गया आपका, देखो प्रोजेक्टर के बाद में अब आपका डिजिटल बोर्ड आ गया। तो इस तरीके से जो भी कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवस्थाएं हैं वो भी एक तरीके से परिवर्तित होती रहती हैं, क्योंकि इनमें लगातार चेंजमेंट्स आते रहते हैं। जैसे शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्व प्राथमिक स्तर या अवस्था से विश्वविद्यालय स्तर तक निरंतर चलती रहती है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर आते रहते हैं। बंद वातावरण से कक्षा कक्ष प्रबंधन के खुले वातावरण तक ये प्रक्रिया इसे प्रतिबिंबित होती है, ठीक। अब अगर हम शिक्षण की रीतियों की बात करें, मोड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, तो अब देखो चीजें क्या है, बदल रही हैं। आपने देखा कि जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन टीचिंग का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, पहले ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन बच्चे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ना, बुक्स कॉपीज के साथ में, वो एक अलग मजा था। लेकिन मजबूरी ना क्या ना कराए, है ना, जब कोविड आया तो सीधी सी बात है बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा। अब उसको ऑनलाइन का इतना तगड़ा चस्का लग गया है कि अब बच्चा ऑफलाइन जाने से कतराने लगा, है ना। तो यही है कि समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। अगर मैं शिक्षण की रीतियों की बात करूं तो कक्षा कक्ष की क्रियाओं में अनुबंधन से लेकर के प्रतिपादन तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन करने के लिए जो आपके थॉमस ग्रीन शिक्षण की 4 रीतियां प्रस्तुत की। पहला अनुबंधन, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा अनुदेशन और चौथा प्रतिपादन। और इस सतत प्रक्रिया में कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अधिकतम विभिन्नता रहती है तथा शिक्षण की प्रत्येक रीति में कक्षा कक्ष का अलग प्रबंधन होता है। अब शिक्षण की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सतत प्रक्रिया के रूप में शिक्षा की व्यवस्था स्मृति स्तर से लेकर के विचारशील स्तर तक 3 स्तरों पर की जाती है। यानी कि स्मृति स्तर कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? पहला आपका स्मृति स्तर, दूसरा आपका बोध स्तर, तीसरा आपका चिंतन स्तर। बोध स्तर के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण की व्यवस्था कक्षा कक्ष प्रबंधन के 3 स्वरूपों में की जाती है। कौन कौन से 3 स्वरूप होते हैं? तो याद रखिएगा, स्मृति स्तर, बोध स्तर और कौन सा भैया? चिंतन स्तर। अब इस पर जो आपके हर्बर्ट है ना, इन्होंने प्रस्तुति पर बल दिया कि मॉरिसन का विश्वास है कि कक्षा कक्ष वातावरण से परिपाक या स्वामित्व के लिए स्थायी स्थिति प्राप्त होती है, और हंट ने कहा कि शिक्षण प्रतिमान समस्या समाधान के लिए अधिक उदार है ना। इस तरीके से अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, जो आपके प्रबंधक करता थे, इनके अपने विचार रहे, ठीक है। विद्यालय के विषय की बात करें अगर हम, तो कक्षा कक्ष में विद्यालय के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा कक्ष की क्रियाओं को प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक विषय का अपना अलग ढंग होता है। अब आप देखिए, जो ईवीएस वाला टीचर होता है वो बच्चे को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ट्रिप कराने पे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट पे ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर इन्वायरमेंट में चीज़ों को लाइव दिखाने का प्रयास करता है। वहीं पर गणित का मास्टर क्या करता है, सवाल सॉल्व करवाएगा, कॉन्सेप्ट सिखाएगा, है ना। वो क्या करेगा, आगमन विधि का प्रयोग करेगा, उदाहरण दिखाएगा। तो हर एक विषय का अपना अलग महत्व होता है, अलग अपना एक सिखाने का तरीका होता है। शिक्षण की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो जो आपके गॉबर्ट गैने थे, इनके उद्दीपन, अनुक्रिया, अधिगम से लेकर के समस्या समाधान स्थिति तक सतत प्रक्रिया के रूप में अधिगम की 8 परिस्थितियां दी गई जो कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए मूलभूत है। इनमें से कोई भी अधिगम परिस्थितियां या संरचनाएं उत्पन्न करने के लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों की व्याख्या संक्षेप में करनी। अब यही क्वेश्चन लॉन्ग में हम आपको ऊपर पढ़ा करके आए पूरा डिटेल में, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्किप करना चाहेंगे। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं बताइए, ये भी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, है ना। लेकिन अब देखो यही चीज वहां पर हेडिंग्स बन गई थी, है ना, और वहां पर डिटेल में समझाया गया था। और अब यहाँ पर क्या करना है, आपको संक्षेप में बताना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं आप, है ना, तो इसको आपको 1 से 2 पेज में लिखना है, तो इतना ज्यादा इसमें कुछ आपको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। पहला क्या है, अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार। आप देखते होंगे कि अगर क्लास में आपका पर्याप्त प्रकाश नहीं है तो बच्चे की क्या है, आई साइट वीक होने के चांसेस है। अपर्याप्त फर्नीचर, पता चले 30 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, 70 बच्चों की क्लास लग रही है ना। कक्षा में अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त उपकरण, नित्य चर्चा का अभाव, यानी कि बच्चों में कोई भी आप कंपटीशन टाइप डिबेट है ना, और ये सब चीजें करवा ही नहीं रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। संशोधन कार्य की समस्याएं, कक्षाओं का एक दूसरे के निकट होना है, जस्ट बगल में क्लास है, शोर आ रहा है इस क्लास का उस क्लास में। अनुशासनहीनता की समस्याएं, कुछ बवाल हो जाता है, बच्चे, है ना,
जो टीचर नहीं संभाल पाए। अनुपस्थिति यानी कि कभी टीचर एब्सेंट हो रहा है, कभी बच्चा एब्सेंट हो रहा है, तो ये रेशियो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है टाइम टू टाइम। अध्यापक की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, ठीक। तो ये सब आपकी क्या थी, कक्षा कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं थी, है ना। अब क्या है, कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक या चर कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया था ना कि कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक तो आपके भौतिक होते हैं और दूसरे आपके कौन से होते हैं, मानवीय होते हैं। मानवीय के अंतर्गत आपका टीचर आ जाएगा और कौन आ जाएगा भैया, स्टूडेंट आ जाएगा। भौतिक के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे लाइक फर्नीचर है ना, बोर्ड है, कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, लाइट है, पर्यावरण है, बैठने के लिए सीट है, डस्टर, चौक एंड एवरीथिंग, ये सब आपका भौतिक के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अगर अब यहाँ पर छात्र अध्यापक की बात कीजिए तो प्रबंधक के रूप में अध्यापक कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य स्वतंत्र चर होते हैं। और क्या होते हैं भैया, ये मुख्य और स्वतंत्र चर होता है, कौन, अध्यापक जो होता है ना। और जो छात्र होता है वो कैसा होता है, आश्रित चर होता है। भाई सीधी सी बात है, बच्चा किस पर निर्भर है, टीचर पर निर्भर है, एक क्लासरूम की अगर बात की जाए, है ना। और शिक्षण का प्रयोजन होता है अधिगम का सुविधापूर्ण बनाना, अधिगम शिक्षण पर निर्भर करता है। यदि शिक्षण को स्मृति स्तर पर व्यवस्थित किया जाए तो रटन अधिगम हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम बच्चों से कहें चलो ये याद करो, चलो ये सुनाओ, ये याद करो, तो वो क्या होगा, रटंती विद्या पे आधारित हो जाएगा। बोध स्तर के शिक्षण से परिपाक और स्वामित्व प्रत्यय सुविधापूर्ण बन जाता है, लेकिन शिक्षण के इस स्तर पर छात्र अधिक सक्रिय रह होते हैं। एक होता है आपका मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर होता है जो मध्यस्थ चरों से अध्यापक और छात्रों के मध्य की अंतःक्रिया प्रभावित होती है, और कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर निम्नलिखित है। कैसे, जैसे विषय वस्तु, जिसमें शब्द, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत, नियम, शाब्दिक भाषा, सृजनात्मकता इत्यादि शामिल है। शिक्षण उद्देश्य की अगर हम बात की जाए तो शिक्षण उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते समय ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक होना चाहिए। शिक्षण विधियां अध्यापक केंद्रित शिक्षण और छात्र केंद्रित शिक्षण पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की सूक्तियां, शिक्षण की प्रविधियां, साथ में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, और शिक्षण कौशल और सामाजिक कौशल, संप्रेषण योग्यता और कौशल, शिक्षक की सहायक युक्तियां, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। अब ये आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, या कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर अपने मत प्रस्तुत करिए, है ना। सीधी सी बात है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप अपने नज़रिए से भी सोच सकते हैं कि एक क्लासरूम में बच्चे के लिए हम क्या ऐसा कर दें, हम उसको किस तरीके से पढ़ाएं कि वो बहुत अच्छा महसूस करे और जो अधिगम प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या लिखा है ये हम आपको पढ़ा देते हैं, है ना। कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक के रूप में अध्यापक, प्रबंधक, दार्शनिक, निर्देशक, अनुसंधानकर्ता, नेता इत्यादि के रूप में अनेक भूमिकाएं निभानी होती हैं। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं कुछ इस प्रकार से होती है। पहला तो अध्यापक के ही रूप में, है ना, जैसे अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा ना, आपने क्या कभी देखा है कि कोई भी स्कूल में टीचर आपने देखी होगी, अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ इस यहाँ पर, तो क्या वो कभी ऐसे कोई कपड़े पहन करके पढ़ाने जाती है जो बहुत वल्गर टाइप हो, वल्गर तो नहीं कह सकते लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो मॉडर्न नहीं पहनेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे में स्कूल जो होते हैं वहाँ पर तो जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए ड्रेस डिसाइड कर दी जाती है कि या तो आप इस कलर का सूट पहन के आएंगे या तो आप साड़ी पहन के आएंगे, है ना। तो साड़ी और सूट देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जीन्स और शॉर्ट टॉप में पहुंच गई मैडम पढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। तो एक यहाँ पर यही बात कही गई कि अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना चाहिए, है ना, और उसके बाद में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा होगा जो भी अध्यापक होते हैं, आप खुद बीएड कर रहे होंगे, आपके अंदर खुद एक चेंजमेंट आना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, एक सब बदल जाता है ना। आपके बात करने में एक बहुत व्यवहारात्मक एक लहजा होना चाहिए, उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, और छात्रों की रुचियों, रुझान, योग्यता, उपलब्धियों और उनकी सामाजिक संस्कृति क्या पृष्ठभूमि है इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक जो आपका छात्र होता है वो किस पर आश्रित होता है, शिक्षक पर, क्लासरूम में, है ना। तो शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में भी अपना रोल प्ले करते हैं। अध्यापक को प्रबंधक के कर्तव्य, जिम्मेदारी, कार्य और अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। एक नेता के रूप में भी शिक्षक कार्य करता है। अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है और अध्यापक में नेतृत्व के गुण होने ही चाहिए। एक दार्शनिक के रूप में, यानी कि एक फिलोसोफर के रूप में, भाई आप बच्चे के लिए क्या है, एक फिलोसोफर ही तो हैं। बच्चा आपसे जो क्वेश्चन करेगा नवीनतम खोजों से संबंधित, उसकी आपको क्या करनी है, उसके जवाब देने हैं अच्छे से, है ना। तो आप एक दार्शनिक के रूप में भी
बच्चों के सामने अपना रोल प्ले करते हैं निर्देशक के रूप में। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैम अच्छा डॉक्टर कैसे बनते हैं, सर इंजीनियर कैसे बनते हैं, ऐसे पूछते हैं ना, तो उस समय आप क्या हैं, उस समय आप एक निर्देशक के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। अध्यापक को निर्देशक के रूप में भी कार्य करना चाहिए। उसे छात्र की अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अतः अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अब देखो जरा, कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, हम जरूरी है हम क्यों बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएं, हम जा करके जंगल में पढ़ा दें बच्चों को, हम बच्चों को छत पे पढ़ा दें, हम बच्चों को घर में पढ़ा लें, आंगन में बैठा के पढ़ा दें, हैं बाहर गार्डन में पढ़ा दें, हम क्यों क्लासरूम में बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्यों आवश्यकता होती है, हम लोग इसके विषय में पढ़ाई अब ये आंसर करेंगे अपना, है ना। तो कक्षा प्रबंधन के उल्लेख पर अक्सर अनुशासन ध्यान में आता है। हम जब भी आप कक्षा प्रबंधन की बात करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में शब्द क्या आएगा, अनुशासन। ये शिक्षण का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा प्रबंधन एक संगठित कक्षा के वातावरण में उपयोग की जाने वाली अपेक्षाओं का एक समूह बताता है। इसमें दिनचर्या है, नियम है, परिणाम शामिल होते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन छात्रों को सीखने में संलग्न करने के लिए शिक्षक का मार्ग प्रशस्त करता है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन निम्न स्थितियों के लिए आवश्यक होता है। पहला है कि प्रभावशाली अध्यापन शिक्षण के लिए। आप सोचो, आप बच्चे को गार्डन में बैठा के पढ़ा रहे हो, है ना, वहां पर कोई आ गया वॉकिंग करने के लिए, कोई योगा करने आ गया, तो क्या बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। क्लासरूम में क्या है कि सिर्फ बच्चा पढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ पर बच्चे को इतना ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है ना, वो इतना ज़्यादा विप्रेरित महसूस करता है कि उसको वहाँ पर पढ़ाई करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, समय का प्रभावशाली एवं समुचित प्रयोग करना। आपको पता है कि सुबह 9 बजे से क्लास लगेगी 2 बजे तक, इसके बीच में 8 पीरियड लगेंगे, थोड़ी देर लंच होगा, इस पीरियड में बच्चों को ये पढ़ना है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। ऐसे मान लो आप बच्चों को पढ़ाने बैठे, पता चले 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आप उसको सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हो, आप उसको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पा रहे हो। तो यही बात है कि जो भी आपका क्लासरूम होता है उसमें प्रॉपर बेल बजती है, प्रॉपर टीचर आता है, हर एक टाइम पे क्लास लेता है, तो अलग अलग विषयों का उसको समान रूप से ज्ञान होता रहता है। नेक्स्ट, संलग्नता के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए। भाई बच्चा साथ में रहेगा, साथ में खाएगा, साथ में खेलेगा, घर पे आप उसको पढ़ा दोगे तो थोड़े ना उसका वो सामाजिक विकास हो पाएगा। योग्यता समूहीकरण के लिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भैया, कक्षा कक्ष को मैनेज कर सकते हैं। यही सारी नीड्स होती हैं कि बच्चे के अंदर हर एक प्रकार का डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 भी देखिए। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होगा, 5th चैप्टर। इसमें आपके लगभग 4 लॉन्ग आंसर हैं, 10 लगभग शॉर्ट आंसर है ना। तो 2 क्लासेस के माध्यम से हम आपका चैप्टर नंबर 5 भी कर देंगे कंप्लीट। इसी तरीके से हम जो भी आपके इजी नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको समझा के पढ़ा दे रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनके पास इजी नोट्स होता है, लेकिन फिर भी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको लैंग्वेज टफ लगती है, और वही चीज़ जब मैं पढ़ा देती हूँ यहाँ पर आकर के, तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगती है ना। तो अगर ऐसी चीज़ है तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्लासेस दी हैं आपको बुक्स की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम, तो इस वजह से आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर की बजाय मॉडल पेपर लगा दीजिए, क्योंकि जो मॉडल पेपर मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए वो आपका नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।